नमस्ते सर। आज मैं गर्मी को लेकर थोड़ा सोच रहा था कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमें सत्र का समय भी 4:30 से 5:30 करना पड़ा। इसके अलावा जब मैंने इसके विषय में और थोड़ा पढ़ा तो मैंने देखा कि बात सिर्फ आज की नहीं है। जनवरी से लेकर अभी तक जितने महीने बीते हैं इस साल में, वो सब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के रहे हैं। कि आज तक के जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स थे कि हाईएस्ट टेम्परेचर के, वो जनवरी में टूटा, फिर जनवरी का रिकॉर्ड फरवरी में टूटा, और फिर ऐसे करते करते इस साल मई ने भी आज तक के जितने पुराने रिकॉर्ड थे वो सब तोड़ दिए हैं। अब इस तरह की जो गर्मी है, इसका एक तो हम खुद ही जो उसका परिणाम है वो भुगतते हैं। हम बाहर निकलते हैं तो 2 मिनट भी धूप में खड़ा नहीं हुआ जाता। पर मैं देख रहा हूँ कि इस सबके साथ भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका दिनचर्या का पूरा काम ही ऐसा है कि उन्हें बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है, भारी काम करना पड़ता है। तो सबके बीच मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। ये मतलब इस तरह का तापमान, इस तरह का मौसम, ऐसे बदलाव, ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? मास इंसेनिटी। और ये इसी साल नहीं हुआ है, जनवरी से मई तक पिछले 11 महीने सब के सब इतिहास के 11 सबसे गर्म महीनों में से थे। मतलब आप पिछले अक्टूबर को भी लोगे तो वो आज तक का हॉटेस्ट अक्टूबर है। 5 नहीं 11 महीने ऐसे हैं। और इसके जो मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं उन पे तो हम बहुत बार बात करते हैं। जो इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो सामने आ रहा है और उस पर बहुत कम चर्चा हुई है। वो ये है कि हमारी जो पूरी शारीरिक व्यवस्था है वो इतने तापमान के लिए इवॉल्व नहीं हुई है। इवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया में इंसानों को और बाकी प्रजातियों को, जीव जंतुओं को कभी इतना तापमान झेलना पड़ा ही नहीं था। तो ये जो अब तापमान आया है ये हमारे शरीर की लिमिट से बाहर का है। और उससे ये नहीं होने वाला है कि हमारी खाल जल रही है, उससे ये होने वाला है कि हम मास इंसेनिटी के युग में प्रवेश कर रहे हैं। ह्यूमन डिसीजन मेकिंग गड़बड़ हो रही है। आप ठीक से सोच पाओ उसके लिए भी जरूरी है कि शरीर का तापमान एक सीमा में रहे, और शरीर पर जो हवा पड़ रही है, जो धूप पड़ रही है, उसका भी तापमान एक सीमा में रहे। जब तापमान उससे हटता है तो आपकी वैचारिक प्रक्रिया भी एकदम बिगड़ जाती है, ठीक वैसे जैसे आपका पाचन तंत्र वगैरह बिगड़ जाता है। जब गर्मी बहुत होती है तो देखा ना, खाना अलग तरीके से पचता है। हम बोलते भी हैं कि ग्रीष्म का अलग है और शिशिर का अलग है भोजन, इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं हम? तो जैसे पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है तापमान का, वैसे ही ये जो पूरा वैचारिक तंत्र है जिसमें भावनाएं भी शामिल हैं, उस पर भी टेम्परेचर का असर पड़ता है। आपके विचार बदल रहे हैं टेम्परेचर के कारण। आप पागल हो रहे हैं, हर आदमी पागल हो रहा है। बिहार के किसी जिले में किसी ने अभी रिपोर्ट छापी कि डॉग बाइट्स में 6 गुना की वृद्धि हो गई है पिछले ही महीने में। और ये जो कुत्ते काट रहे हैं इन्हें रेबीज नहीं है, बस ये गर्मी से पगला गए हैं। और सुनिए, ऐसे जानवर जो आमतौर पर आक्रामक नहीं होते, जैसे गाय, जैसे बकरी, ये जबरदस्त रूप से आक्रामक हो रहे हैं। इनका पूरा व्यवहार बदल रहा है। और वही चीज इंसानों में भी देखी जा रही है। इंसान का व्यवहार ही बदल रहा है। इंसान कुछ का कुछ हो जाएगा। छोटा मोटा अंतर नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि 1-2 डिग्री मामला बदल गया है और जितना बदल भी गया है वो वापस ठीक हो जाएगा। तापमान में 4 डिग्री 5 डिग्री की वृद्धि देखी जा रही है, और जितनी वृद्धि देखी जा रही है वो लगातार है, और आगे वो और बढ़ेगी। अभी कल ही तो था कि कम्युनिटी पर डाला था ना, भोपाल में वो एयर कंडीशनर डिजाइंड ही नहीं था उतना टेम्परेचर झेलने के लिए, वो फट गया। उसी तरीके से आपका जो ब्रेन है ना, ये डिजाइंड नहीं है इतना टेम्परेचर झेलने के लिए। तो ये फटेगा तो नहीं, लेकिन इसके भीतर जो पूरे न्यूरल सर्किट्स हैं वो सब उल्टे पुल्टे हुए जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना। है तो भीतर जो खेल वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का ही है। इलेक्ट्रिकल केमिकल सर्किट्स ही तो हैं भीतर सारे, और जितने सर्किट्स हैं वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं।
आपने देखा है, आपको बुखार चढ़ जाता है, आप अलग तरीके से सोचने लगते हो, देखा? उसी तरीके से पूरी मानवता, ये जो बुखार है ये एक दो आदमियों को नहीं है, पूरी मानवता को है। पूरी मानवता के सोचने का ढर्रा बदल जाएगा और लगभग वही होगा जो आप महाभारत में पढ़ते हो कि श्री कृष्ण की द्वारका में क्या हो गया, अंतर्युद्ध, वहां सब एक दूसरे को ही मार गए। आज की खबर है कि दुनिया भर में सिविल वॉर्स, गृह युद्धों का खतरा जबरदस्त रूप से बढ़ गया है, क्योंकि लोग इस पूरे जलवायु परिवर्तन के कारण पागल हो रहे हैं। और लोगों में सत्ताधीश भी शामिल हैं, लोगों में वो सब भी तो हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो भी सब पागल हो रहे हैं। आपको ये सुन के बहुत अजीब लगेगा, पर थोड़ा इस पर विचार करिएगा। आप बाजार में जा रहे हो, आप क्या खरीदने वाले हो, आपका फैसला बदल रहा है। आपको कौन सा रंग पसंद है, आपका फैसला बदल रहा है। आप किससे दोस्ती करोगे नहीं करोगे, आपका फैसला बदल रहा है। आप किससे विवाह करोगे नहीं करोगे, आपका फैसला बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन आपको पूरी तरह से बदले दे रहा है। हम मास एक्सटिंक्शन से पहले मास इंसेनिटी के दौर से गुजरने वाले हैं। मरेंगे हम, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी के हाथों मरेंगे, हम अपने पागलपन के हाथों मरेंगे। हम मरने से पहले पागल होकर मरेंगे। विक्षिप्त सब घूम रहे होंगे सड़कों पर, पागल, अपने कपड़े फाड़ते हुए, बिल्कुल तपती हुई सड़कों पे निकलेंगे, कुछ दूर तक चलेंगे और फिर लाश बनकर जलती हुई सड़क पर ढह जाएंगे। ऐसे अंत होगा मानवता का। वो जानवरों में दिखाई दे रहा है, पक्षियों में दिखाई दे रहा है। पक्षियों का व्यवहार बदल गया है, पक्षियों का मीटिंग बिहेवियर बदल गया है। जो थोड़ा कृषि की पृष्ठभूमि से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, वो जानते होंगे कि फसलों का व्यवहार बदल गया है। जिस समय पर बुआई रोपाई कटाई होती थी, वो सब कुछ 10-10 20-20 दिन आगे पीछे खिसक गया है। कई फसलें जिन क्षेत्रों में पहले होती थी वहां अब हो नहीं सकती, तापमान बढ़ गया है। जो लोग सेब उगाते हैं हिमाचल में, कश्मीर में, आप उनसे बात करिए, वो बताएंगे कि सेब की पैदावार का पूरा व्यवहार बदल चुका है। टेम्परेचर सेंसिटिव होता है बहुत, और उसका खेल तो इतना ही नहीं है कि बाहर तापमान बढ़ रहा है, बाहर जो तापमान बढ़ रहा है वो हमें भीतर से विक्षिप्त कर रहा है। हम पागल हो रहे हैं, हम भी पागल हो रहे हैं, चिड़िया पागल हो रही है, गाय पागल हो रही है, कुत्ते पागल हो रहे हैं। मास इंसेनिटी। हमें सजा ये मिल रही है कि अपनी विलुप्ति से पहले हम अपनी विक्षिप्तता देखेंगे। घर घर में लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे। जब पीने को पानी नहीं मिलने वाला तो क्या करोगे? तापमान इतना बढ़ जाएगा, क्या करोगे? और ये सब कुछ ना एक जगह पर जाएगा, एक टिपिंग पॉइंट पर, और वहां से भरभरा के गिरेगा। अभी तो क्या हो रहा है, तापमान बढ़ता है तो हम एसी के माध्यम से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चलता। जिन लोगों के पास कूलिंग की व्यवस्था है उनको ये सब बातें ऐसी लगती हैं कि किसी और लोग की हो रही हैं। कौन सा क्लाइमेट, कौन सा टेम्परेचर, सब तो ठीक चल रहा है, क्या हो गया? उन्हें नहीं समझ में आ रहा। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कूलिंग एक बहुत इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है फिजिक्स के क्षेत्र में। आप कहीं पर 1 डिग्री तापमान बढ़ाना चाहो, हीटिंग एफिशिएंसी कूलिंग एफिशिएंसी की लगभग डबल होती है। नहीं समझे? 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगेगी उससे दूनी ऊर्जा लगती है 1 डिग्री तापमान गिराने में। आपके जो एसी और फ्रिज वगैरह होते हैं, इनकी किसी की भी एफिशिएंसी 40-45% से ऊपर नहीं होती। कूलिंग एक बहुत इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है, बहुत मुश्किल होता है कूल करना। आप हीटर चलाते हो गाड़ी में, आपने देखा है कभी? गाड़ी के इंजन पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जब आप एसी चलाते हो तो क्या होता है? अगर गाड़ी छोटी है, 1000-1200 सीसी के इंजन वाली गाड़ी है, उसमें आप एसी ऑन कर दो तो आपको पता चलता है कि गाड़ी का इंजन लोड ले रहा है।
स्पीड एक्सेलरेशन उसका कम होने लग जाता है। देखा है, ये काम हीटर चलाने पे कभी नहीं होगा, क्योंकि हीटिंग एक ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस होता है। आप जब कूलिंग करना चाहोगे तो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा कार्बन एमिट करेगी। ये एक जबरदस्त तरीके का निगेटिव फीडबैक लूप है। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा आपकी कूलिंग नीड उतनी बढ़ेगी। कूलिंग इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है, वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी खाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी खाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ज़्यादा कार्बन एमिट करेगा, और ज़्यादा कार्बन एमिट करेगा तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। हम उस नेगेटिव फीडबैक लूप में आ चुके हैं, और ये सब कुछ हमने सोचा था कि जितने दशकों में होगा उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। हो सकता है कि अगले 5-7 साल में ही वो महाप्रलय आ जाए जिससे हम बचना चाह रहे थे। मटेरियल एस्पेक्ट्स की हमने बात करी थी कि जीडीपी कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, समुद्र का तल बढ़ेगा तो शहर डूबेंगे, और ये बातें अब कुछ हद तक लोगों में पहुंच भी रही हैं कि हाँ, हमको पता है कि उदाहरण के लिए थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वो डूबेगी। अगले कुछ सालों में उन्हें वो राजधानी ही हटानी है, क्योंकि वो पूरी राजधानी डूब जाएगी। हमें अच्छे तरीके से पता है कि मालदीव विलुप्ति की कगार पर खड़ा है, तो वो नकली आइलैंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोरल ब्लीचिंग जबरदस्त तरीके से हो चुकी है, 60-70% कोरल्स हमने खो दिए हैं। ये सब बातें हमें पता थी, लेकिन मास इंसेनिटी वाली बात बहुत पब्लिक नहीं हुई थी अभी तक। वो हमें देखने को मिल रही है, उसके प्रमाण सामने आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन इंसान को पागल कर रहा है, हम विक्षिप्त हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा। वो विक्षिप्तता हर समय थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, जब आप सो रहे हैं तब भी बढ़ रही है। भाई, कोई भी मशीन उसी माहौल में काम करेगी ना जिस माहौल के लिए डिजाइंड है। हमारी मशीन इस माहौल के लिए डिजाइंड नहीं है, तो इस माहौल में हमारी मशीन खत्म हो रही है, हम पागल हो रहे हैं। और पागलपन संक्रामक होता है। घर में एक व्यक्ति अगर विक्षिप्त व्यवहार करने लगे, पागल, तो 3-4 को अपने साथ पागल कर देगा। सोचिए ना, घर में एक आदमी उल जलूल व्यवहार करना शुरू कर दे तो बाकियों की क्या हालत होती है। मोहल्ले में एक घर पागल हो जाए तो बाकियों का क्या होगा। मास कंटेजियस इंसेनिटी, वी आर एंटरिंग दैट फेज। और इसमें मालूम है होगा क्या, इंसेनिटी का कर्व भी एक्सपोनेंशियल होगा, क्योंकि आप जितने इंसेन होगे आप उतनी ज्यादा भयानक करतूतें करोगे, और उससे इंसेनिटी और बढ़ेगी। जो आदमी बिल्कुल नाश की कगार पर खड़ा होता है वो फिर कुछ भी करता है, कुछ इसलिए कि वो अपने आप को किसी तरह बचाना चाहता है, और कुछ इसलिए क्योंकि वो पागल हो चुका है, तो वो कुछ भी करेगा। वो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूं इसका कल क्या अंजाम होगा। वो कहेगा आज मैं किसी तरह से अपने आप को बचा लूं, इतना ही पर्याप्त है, कल तो वैसे भी आना ही नहीं है, आज किसी तरह टल जाए। लाखों प्रजातियां हैं जो चुपचाप विलुप्त हो गई, उनका हमें पता ही नहीं चल रहा है। जर्मनी में रिसर्च हुई, वहां के किसी जंगल में, तो वहां पर रात में आवाजें रिकॉर्ड की जा रही थी पिछले 30-40 साल से। रात में जंगल के बीच आवाजें रिकॉर्ड की जा रही थी 30-40 साल से, और वहां पे जो अभी नतीजे सामने आ रहे हैं वो इतने खौफनाक हैं। 70% आवाजें बंद हो गई हैं, वो फ्रीक्वेंसीज ही गायब है। मतलब समझ रहे हो, और ये जंगल है, वहां कोई जाके मार नहीं रहा। सिर्फ 30-40 साल के अंदर अंदर 2/3 से ज्यादा वहां जो प्रजातियां थीं वो अब नहीं रहीं, गई। क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम्स बड़े सेंसिटिव होते हैं।
उसमें कोई भी चीज कम ज्यादा होगी तो बचते नहीं है। क्लाइमेट का कितना जबरदस्त प्रभाव होता है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। भारत की हम बात करते हैं कि हमारी गौरवशाली सभ्यताएं, आपको पता है हमारी जो सब बड़ी बड़ी सभ्यताएं रही हैं अतीत में भारत में ही, वो सब की सब क्लाइमेट चेंज से ही समाप्त हुई। और वो उस समय कोई बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज था भी नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे समाप्त हो गया था? कैसे हो गया था? हम कभी सोचते ही नहीं है। दक्षिण भारत की भी जो बड़ी बड़ी सब सभ्यताएं थीं, जाके पढ़िएगा अपने आप से कि चोल साम्राज्य का क्या हुआ था, समाप्ति कैसे आई थी। हम बात करते हैं जीडीपी की, हम कहते हैं आगे हम भविष्य बनाएंगे, उसमें समृद्धि आएगी। क्लाइमेट ऐसी चीज है कि पूरे के पूरे देश को तबाह कर देती है। एक आदमी नहीं बचता, एक आदमी नहीं बचता। अब रख लो अपना राष्ट्रवाद। और ये सब जो अपने आप को राष्ट्र के नेता बोलते हैं, ये क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे। आप सिर्फ इतना गूगल कर लीजिएगा कि भारत की कौन कौन सी किंगडम्स रही हैं, कौन से बड़े साम्राज्य रहे हैं जो कि क्लाइमेट की भेंट चढ़ गए। आप हैरत में पड़ जाएंगे। आप क्या सोचते हो कि कोई दुश्मन चाहिए होता है जो सब घोड़ों पे बैठ करके आए और राजधानी में आग लगा दें, सिर्फ तभी राज्य समाप्त होता है? नहीं साहब, कोई आक्रांता नहीं चाहिए होता है। क्लाइमेट पर्याप्त है सब कुछ ध्वस्त कर देने के लिए। जिसको आज आप सहारा रेगिस्तान बोलते हो, जानते हो एक समय वो क्या था? वो एक फलता फूलता घना आबाद जंगल था। ये है क्लाइमेट की औकात। आज हम उसको सहारा रेगिस्तान बोलते हैं। और भारत तो बहुत ही नाजुक स्थिति पर खड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ सारी खेती टेम्परेचर पर आश्रित है। नहीं समझे? सारी खेती किससे होती है? मॉनसून से होती है। मॉनसून क्या है? मॉनसून क्या है? जब समुद्र के ऊपर हवा का दबाव बढ़ जाता है और थल के ऊपर, जमीन के ऊपर कम रहता है, तो हवा समुद्र से जमीन की ओर भागती है। सीधी सी बात है। कोई भी द्रव्य ज्यादा दबाव के क्षेत्र से कम दबाव की ओर जाता है। ये जो प्रेशर डिफरेंशियल है, ये बनता कैसे है? ये टेम्परेचर से बनता है। टेम्परेचर से बनता है ना? ये जानते हैं कि नहीं जानते? आप ये भी जानते हो कि लैंड और वाटर का थर्मल कोएफिशिएंट बिल्कुल अलग होता है। ये भी जानते हो। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तेजी से, तो ज्यादा तेजी से किसका बढ़ेगा? लैंड का या वाटर का? लैंड का। वाटर की स्पेसिफिक हीट तो हम जानते हैं कि लिक्विड्स में बहुत हाई होती है। और मॉनसून आना ही तब है जब एक खास प्रेशर डिफरेंस हो, एक खास। और वो खास प्रेशर डिफरेंस सिर्फ तभी बनेगा जब एक खास टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन्ड हो। और वो खास टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा अगर टेम्परेचर बढ़ गया है, क्योंकि टेम्परेचर सी का बाद में बढ़ता है, लैंड का बहुत तेजी से बढ़ता है। हो चुकी बारिश, हम भी बनेंगे सहारा। ये हमें नहीं बात समझ में आ रही। हिमालय तो तिब्बत भी है भाई मेरे। बर्फ का रेगिस्तान बोलते हैं उसको। तिनका नहीं उगता वहां। बारिश नहीं है तो हिमालय से कुछ नहीं होगा। मॉनसून नहीं है तो ये कहने से नहीं होगा कि भाई हमारी मिट्टी बड़ी उर्वर है और हमारे पास हिमालय है। न मिट्टी उर्वर रह जानी है, न हिमालय से कुछ हो जाना है। तिब्बत क्या है? क्यों है? क्योंकि मॉनसून इधर से आते हैं, दक्षिण की ओर से,
और तिब्बत का मुंह किधर को है? उत्तर की ओर, चीन की ओर। मानसून वहां पहुंचते ही नहीं। वेनेजुएला का है ना कि वहां आखिरी ग्लेशियर भी चला गया। हम कितने बेहोश लोग हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि गंगोत्री भी तो ग्लेशियर ही है। अगर वेनेजुएला का आखिरी ग्लेशियर चला गया तो भारत का आखिरी ग्लेशियर कब तक बचेगा? गंगा कहां से बहेंगी और यमुना कैसे? बोलो। आप अभी आज गूगल करिएगा कि दक्षिण की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसमें से कितनी आज बह रही हैं। छोटी नदियों की नहीं बात कर रहा, दक्षिण की जो 15 सबसे बड़ी नदियां हैं, मई के महीने में कितनी बह रही हैं जरा देख लीजिए। आधी भी नहीं, सब सूखी पड़ी हैं। बहाव कम नहीं हो गया है, बहाव शून्य हो गया है, क्योंकि उनके पास कोई ग्लेशियर नहीं है। तो वो किस पर आश्रित रहती हैं? बारिश पर। बारिश होनी नहीं, ग्लेशियर पिघल जाना है। कर लेना ऋषिकेश में राफ्टिंग, दूर की बात नहीं है, मुस्कुराओ मत। ये मैं सन्निकट भविष्य की बात कर रहा हूं। वेनेजुएला का ग्लेशियर चला गया तो गंगोत्री कितने दिन तक बचेगा बताओ? और पहले बाढ़ आएगी फिर सूखा, क्योंकि वो बर्फ पहले पिघलेगी। जब पिघलती है तो पहले भयानक बाढ़ आएगी कई सालों तक, कई सालों तक, और फिर अचानक जब सब बह जाएगा तो सूखा। ठीक वैसे फ्रिज की डिफ्रॉस्टिंग करिए कभी। जो फ्रीजर होता है उसमें देखा है कितनी बर्फ, उसको ग्लेशियर मानो। फिर जब आप उसकी डिफ्रॉस्टिंग का बटन दबा देते हो तो पहले क्या होता है? पहले पानी पानी फैल जाता है, ध्यान ना दो तो कमरे में फैल जाता है पानी। किचन में रखा है तो वहां पानी पानी फैल जाएगा, और फिर सब सूखा। ये भारत के साथ भी होने जा रहा है। हमारे लिए बड़े मुद्दे क्या हैं? आईपीएल, चुनाव, और एकदम विक्षिप्त किस्म के ये नेता जिन्हें क्लाइमेट चेंज या तो खुद पता नहीं है या उनके खोपड़े में नहीं घुस रहा कि राष्ट्र के सामने अभी सबसे बड़ी आपदा यही है। जैसे मरना काफी नहीं था, तो अब ताजी खबर यह है कि हम पागल होकर मरेंगे। बधाई हो। कर लीजिए कल्पना, 55-60 डिग्री तापमान में आप कपड़े फाड़ के सड़क पर पहले 2-4-5 घंटा है करके फिरोगे और फिर ऐसे धीरे से गिर जाओगे, और गिरने से पहले 2-4 को मार दोगे। जो जो कांड हो सकते हैं सब करोगे और फिर मौत आएगी। और ये मौत सबसे पहले किनको आनी है? वो जो मेगा रिच नहीं है। जैसे पिरामिड होता है ना, तो जो एक्सटिंक्शन है ह्यूमन स्पीशीज का वो नीचे से शुरू होगा। नीचे माने जो सबसे गरीब है, वहां से उठते 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 बचेगा कोई नहीं। जो मेगा रिच हैं वो भी जाएंगे, पर वो सबसे अंत में जाएंगे। वो सबका कर्मकांड करके जाएंगे। पहले सब गरीब गायब होना शुरू होंगे 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 होंगे, फिर टॉप ऑफ द पिरामिड, फिर जो रिसोर्सफुल हैं वो भी उड़ेंगे। लोग कहते हैं आप बस डराते ही हो या कोई समाधान भी बताते हो। समाधान मैं सैकड़ों बार बता चुका हूं। आज ही हमें बता रहे थे कि भारत का जो आम आदमी है वो एनुअली 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, बस सिर्फ 2.5 टन। और फिर इन्होंने सेलिब्रिटीज का एक पूरा टेबल दिखाया, सेवरल मिलियन टन्स एनुअली। समाधान समझ में आ रहा है?
हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं, मैं ना एक बल्ब कम जलाऊंगा तो मैं क्लाइमेट चेंज रोक दूंगा। भाई मेरे, तू 2.5 टन एमिट करता है बस। यहां तक कि जो एवरेज अमेरिकन भी है वो भी 14-15 टन एमिट करता है। इसमें जो रियल कल्प्रिट्स हैं, आप लोगों को संदेश भेजा था, याद होगा, कि दुनिया की बस 60 कुल कंपनियां हैं। हाँ, 4 तो 25% वाली थी, 57 है, जिनसे कितने परसेंट है? 80% है। टॉप 4 कंपनियों का आपको भेजा था कि 25% इनसे है, और टॉप 57 कंपनियां ले लो तो दुनिया का 80% एमिशन वो करती हैं। और ये 57 कंपनियां क्या करेंगी? कंपनियां कॉन्शियस होती हैं क्या? कंपनियां इंसान हैं, कंपनियों में चेतना होती है। कंपनी माने कौन? कंपनी का ओनर। इन लोगों के अपने पर्सनल एमिशंस मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होते हैं। ये जो इनकी याट होती है, जो इनके प्राइवेट जेट होते हैं, इनकी जो लाइफस्टाइल होती है, लेकिन ये बातें आपको कभी नहीं पता लगने देंगे। उल्टे ये आपसे बोलते हैं, देखो तुम ना कार पूलिंग किया करो। भाई आम आदमी कितनी भी कार पूलिंग कर ले, उससे नहीं होगा। असली बात यह है कि ये जिनको हमने अपना आदर्श बनाया हुआ है, सेलिब्रिटी, इनको हमें खींच के नीचे उतारना पड़ेगा। हमें इनके कंजम्पशन पे रोक लगानी पड़ेगी। और आम आदमी का भी अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आम आदमी इनको आदर्श मानता है। आम आदमी कहता है ये ऐश कर रहे हैं, यही गुड लाइफ होती है, यही जो गुड लाइफ है मुझे भी चाहिए। ये कंजम्पशन कर रहे हैं तो मैं भी कंजम्पशन करूंगा। आप में कंजम्पशन की सबसे ज्यादा आग कौन भड़काता है? ये सेलिब्रिटीज ही तो। देखो मैं अपनी वाइफ को लेकर के कहीं एल्प्स पे चढ़ा हुआ हूं, एक भी सेलिब्रिटी बता दो जो सेलिब्रिटी है पर वो कंजम्पशन की मूर्ति नहीं है, कंजम्पशन का एम्बेसडर नहीं है, बताओ। और जितना ज्यादा कंजम्पशन दिखाते हैं उतना ज्यादा आप उनके चरणों में लौट जाते हो। यही तो कर रहे हो, इसी को वो गुड लाइफ बोलते हैं। और यही आप करो, इसके लिए दुनिया भर के मोटिवेटर आपको बोलते हैं भाई तू भी सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस माने और क्या होता है कि तुम भी इन सेलिब्रिटीज के कम से कम नौकर जैसे हो जाओगे तो तुम सक्सेस कहलाओगे। सक्सेसफुल नहीं, सक्सेस। भाई तू सक्सेस हो गया। आम आदमी का भी कंजम्पशन ये सेलिब्रिटी ही तो बढ़ा रहे हैं। दुनिया की आबादी के 0.01% लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे ग्रह को तबाह करने के लिए। और यह बात कभी सामने लाई नहीं जा रही है, बल्कि गुनहगार बना दिया जा रहा है आम आदमी को। उसको बोला जा रहा है कि देखो तुम ना रिसाइकलिंग किया करो, तुम एक बल्ब कम जलाया करो, तुम कार की जगह ना तुम एक काम करो, तुम बस में जाया करो, तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं वो खुद सबसे बड़े एमिटर है। और वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि एंड टू एंड पूरा लाइफ साइकिल ले लो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उतना ही कार्बन एमिट करता है जितना कि फॉसिल फ्यूल वाला। वो आपको बता नहीं रहे हैं। सर इसमें एक फैक्ट और था, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि जो लिथियम होता है जिससे बैटरी बनती है किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, 1 टन लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 20 लाख लीटर फ्रेश वाटर चाहिए होता है। और आपको बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो क्रांति आ जाएगी, उसकी नंबर प्लेट भी ग्रीन लगती है। किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? जो इस पूरे ग्रह को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार हैं, हम उनके नाम ही नहीं लेना चाहते, जबकि उनके नाम सार्वजनिक हैं। सिर्फ जाकर गूगल करिए कि कौन से वो लोग हैं टॉप 100 पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट थ्रू कार्बन एमिशंस। आपको मिल जाएगा कितना एमिशन कर रहे हैं, ये भी मिल जाएगा। लेकिन प्लैनेट को बचाने की जिम्मेदारी आम आदमी पर डाल दी गई है। एक सज्जन है, वो कह रहे हैं साहब आप ना कपड़े प्रेस मत किया करिए, इससे प्लैनेट बच जाएगा। मूर्खता, हिम्मत नहीं है क्या असली गुनहगारों का नाम लेने की? कपड़े ना पहने तो और बच जाएगा। आम आदमी को बोल दो तू नंगा फिर। क्योंकि देखो भाई, कार्बन तो गारमेंट प्रोडक्शन में भी एमिट होता है।
जो जो चीजें आप कम करोगे उससे सबसे लाभ होगा, पर कितना? पेनी वाइज पाउंड फूलिश। 1 टन कार्बन बचाएं या 1 गीगाटन, और जो गीगाटन वाले हैं उनका हम नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उन्हीं के दम पे ये पूरी व्यवस्था चल रही है। वही हमारे राजा हैं, वही नवाब हैं। अभी भी ये जो बातचीत हो रही है, जब ये वीडियो में पब्लिश होगी तो नीचे बहुत सारे होनहार आकर के लिखेंगे, जब आप ये बोल रहे थे तो हॉल में एसी चल रहा था कि नहीं? हाँ, ये करते हैं, बोलते हैं आप क्लाइमेट चेंज की इतनी बात कर रहे हो, पर अभी आप बोल रहे थे तो एसी चल रहा था कि नहीं? इन मूर्खों को किसी ने पढ़ा दिया है कि आम आदमी जो एसी चला लेता है उसकी वजह से कार्बन क्राइसिस है पूरी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी और एमिशन करे, मैं ये कह रहा हूं आम आदमी को भी इतना कंजम्पशन और इतना एमिशन सिखाने वाले ये सेलिब्रिटी ही हैं। हम गलत आदर्शों के साथ फंसे हुए हैं। पॉलिटिक्स में गलत आदर्श, एंटरटेनमेंट में गलत सारे तो हमारे आदर्श एंटरटेनमेंट के ही हैं। एंटरटेनमेंट, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिक्स। 3 सूरतों में हम किसी को महान मानते हैं। हाँ, कि या तो हमारा मनोरंजन करता हो, फिल्म, क्रिकेट वगैरह, या उसके पास बहुत सारा पैसा हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या उसके पास सत्ता हो। इन्हीं 3 से तो हमारा दिमाग भरा रहता है ना। हाँ, और ये तीनों के तीनों नंबर 1, 2, 3 के गुनहगार हैं इस ग्रह को बर्बाद करने में। और साजिश ये है कि आम आदमी अपने आप को जिम्मेदार मान रहा है। आम आदमी ऐसा नहीं कि जिम्मेदार नहीं है, पर उसकी जिम्मेदारी, उसका गुनाह सबसे पहला यह है कि उसने इन सेलिब्रिटीज को सेलिब्रिटीज बनाकर रखा है। हर सेलिब्रिटी से एक डिक्लेरेशन लेना चाहिए कि बताओ तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है, डिक्लेयर करो। डिक्लेयर करो तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है, तुम्हारा एनुअल कार्बन एमिशन कितना है, डिक्लेयर करो। और जब वो डिक्लेयर करेंगे तो आपका उन पर थूकने का मन भी नहीं करेगा। हर सेलिब्रिटी आपको बस ये बता रहा है कि अनलिमिटेड कंजम्पशन इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंजम्पशन। मेरे भाई, कंजम्पशन के लिए वो चीज चाहिए ना जिसको कंज्यूम करो। तुम मुझे कोई एक चीज बता दो कंजम्पशन की जिसमें अर्थ न लगती हो। अर्थ माने नेचुरल रिसोर्स। ये बन जाएगा बिना अर्थ के, बन जाएगा, पर मुझे तो कंजम्पशन करना है इसका। मैं सोचता हूं टेक्नोलॉजी से बना, ये टेक्नोलॉजी से नहीं, पृथ्वी से बना है। बिना पृथ्वी का ही बना के दिखा दो। आप जिसको अपना हाईटेक गैजेट मानते हो, अपना कंप्यूटर, वो बिना पृथ्वी के बना के दिखा दो। अभी बात करते रहे थे लिथियम की, बिना लिथियम के अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के दिखा दो। आपके जो मोबाइल फोन्स भी होते हैं उसमें भी रेयर अर्थ्स लगती हैं, उनके बिना वो बना के दिखा दो। आपको कंजम्पशन करना है, उतना कंजम्पशन पृथ्वी कैसे अफोर्ड करे, कहां से दे? उतने मिनरल्स कहां से आएंगे? उतने मिनरल्स सिर्फ तब आ सकते हैं जब आप पृथ्वी को बिल्कुल नोच खसोट लें, बलात्कार कर दें उसका। और तो और जो सबसे साधारण रिसोर्स है वही पकड़ लो ना, खाना, भोजन। इतने लोगों के लिए भोजन कहां से लाएं बताओ? और लोगों के लिए आ भी सकता है अगर लोग मांस ना खाएं। दुनिया भर में 70% से ज्यादा जो खेती होती है वो जानवरों के लिए होती है। जानवरों के लिए क्यों होती है? ताकि जानवर को खिलाया जाए, फिर जानवर को आप खाओ। ये कितनी अजीब। लोग कहते हैं ना कि पर जो शाकाहारी लोग होते हैं वो भी तो खेत का ही खाते हैं और खेत का खाने में भी हिंसा है। भाई, 70% खेत इसलिए होते हैं ताकि जानवरों को सोयाबीन खिलाया जा सके।
और फिर उन जानवरों को ही मांसाहारी लोग खाते हैं। और मांसाहार को आगे बढ़ाने में सबसे आगे कौन है? सेलिब्रिटीज। एक सेलिब्रिटी अभी इंस्टाग्राम पे एक रील डाल दे, देख भाई मॉर्निंग में मैं फिश फ्राई लेता हूं और फिर ये लेता हूं वो लेता हूं। उस एक रील से लाखों संस्कारी सब संस्कार भूल करके कहेंगे देखो मेरे आदर्श क्रिकेटर ने बोला है फिश फ्राई खाने का, या मेरे आदर्श गुरुजी ने बोला है कि मुर्गा नहीं मछली खाया करो। हो गया। हम जो कहते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जो शुद्ध शाकाहारी इस अर्थ में कि मांस नहीं खाते थे, लैक्टो वेजिटेरियन। वो संख्या घट करके 20% पे आ गई। क्यों ऐसा हुआ? काफी बड़ा रोल तो इसमें सेलिब्रिटीज का ही है। भाई भाई आपने इतनी मसल्स कैसे बनाई, भाई आपकी बॉडी कैसे बनी, दिखा रहे अपने हाथ से काटा है, इतना सारा वहां बकरा रखा हुआ है, भाई ने अपने हाथ से काटा है। कार्बन एमिशन में, क्लाइमेट चेंज में जो दूसरा सबसे बड़ा उत्तरदायी फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल कॉज, वो यही है, मांसाहार। पूरा एक पैकेज है। जो लाइफ में सक्सेस होने लगता है वो मांसाहारी भी होने लगता है। वो सब कुछ करने लगता है जो उसे उसके रोल मॉडल सेलिब्रिटी ने सिखाया होता है। वास्तव में आपकी सक्सेस का मतलब यही होता है कि पृथ्वी और बर्बाद हुई। एक आदमी अगर जीवन में सक्सेस हो गया, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की बर्बादी और बढ़ गई। और सक्सेस का यह कॉन्सेप्ट दिया किसने? भगवत गीता ने तो दिया नहीं है, विचारकों दार्शनिकों ने तो दिया नहीं है। कृष्ण से, बुद्ध से आकर पूछोगे सक्सेस माने क्या, तो वो तो नहीं बताएंगे। कि भाई पर्सनल आइलैंड खरीदने का और उस पे 8 बंदियों के साथ ऐश मारने का, नोट उड़ाने का, रुपीज नहीं डॉलर, इसको सक्सेस बोलने का। कोई समझदार आदमी तो ऐसी बात करेगा नहीं, पर आपसे ऐसी बात खूब करी गई है और आपने बात मान भी ली है। यही है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बहुत छोटा हल्का शब्द हो गया। क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी, इम्पेंडिंग टोटल एनिहिलेशन। जब तक बच्चे के मन में सक्सेस का वही कॉन्सेप्ट, वही परिभाषा मौजूद रहेगी जो अभी डाल दी गई है, और समय अब कुछ नहीं बचा है, बचाना बहुत मुश्किल है। जो सबसे नालायक लोग हो सकते थे, हमने उनको सर पे चढ़ा लिया और पूज रहे हैं उनको। मनोरंजन में, उद्योग में, राजनीति में, हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो नालायक हो सकते थे वही एकदम सर्वे सर्वा बनकर बैठ गए, और हम उनका अनुगमन कर रहे हैं। हमें भी इन्हीं के जैसा बनना है। आपको पता है, प्रजातियों ने अपने आप को बचाने के लिए अपना
रैपिड इवोल्यूशन शुरू कर दिया है। फिर अभी शोध हुआ था, मेंढक की प्रजातियां, उन्होंने अपना रंग बदल लिया है। एक काला मेंढक हुआ करता था, वो गोरा हो गया। बताओ क्यों? ब्लैक बॉडी। उन प्रजातियों के पास तो फिर भी एक क्षमता है कि वो अपने आप को बचा सकती हैं। Among all species, the human species is one of the most vulnerable ones. हमारे पास प्राकृतिक रूप से अपने आप को बचा पाने की क्षमता अब नहीं बची है। दूसरी स्पीशीज कुछ जुगाड़ करके अपने आप को बचा लेंगे। कोई धरती के नीचे और गहरे घुस जाएगा, कोई चट्टानों के बीच में घुसकर अपनी एक नई व्यवस्था बना लेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। सब नहीं बचेंगे, उसमें से भी 1-8% ही बचेंगे। पर मनुष्य क्या करेगा? हम बुद्धि के अलावा विश्व की, संसार की बहुत कमजोर प्रजातियों में से हैं। बस एक बुद्धि बल है हमारे पास। ये शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है। 8-10 प्रजातियों के बच्चे ले लीजिए जो पैदा हुए हो, और मनुष्य का बच्चा ले लीजिए जो पैदा हुआ है, सबसे ज्यादा कई 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 गुना ज्यादा देखभाल की जरूरत किसको पड़ती है? कभी देखा है गाय के बछड़ा होता है, वो कितनी देर में खड़ा हो जाता है? कितनी देर में? 1 महीना, 1 हफ्ता, 24 घंटा। और मनुष्य का बच्चा खड़ा होने में कितना समय लगाता है? हम इतने ज्यादा कमजोर हैं। हम कहते हैं कि हम चिंपैंजी से आए हैं, उसके बाजू देखो और हमारे देखो, उसके बाल देखो और हमारे देखो। हमारे तो शरीर पर बाल भी नहीं बचे हैं, बाल भी रक्षा देते हैं। तुम यूवी रेडिएशन के बारे में कुछ बोल रहे थे ना, क्या? कि जो यूवी इंडेक्स होता है, उसका जो एक छोर एक्सट्रीम है वो 12 नंबर पे होता है। इस वक्त भारत में यदि आप बाहर जाएंगे दोपहर के समय में तो 12 पे ही है। जितना अभी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, आपकी खाल उतना झेलने के लिए बनी ही नहीं है। ओजोन लेयर में छेद हो गया था, बहुत बड़ा नहीं था, एक फुटबॉल मैदान के बराबर था। तो हम बोलते थे हाय राम, स्किन कैंसर होगा, क्योंकि ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रोकती है। अब क्या करोगे? ये जो सनस्क्रीन वगैरह लगाते हो, इसकी कोई कीमत नहीं, ये नहीं रोक पाएगा। हम बहुत कमजोर हैं शरीर से। कुत्ते बिल्ली कुछ भी खा करके जी जाते हैं। हम अब ऐसे हो गए हैं कि हमें साफ खाना ना मिले तो हम जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। हमारी इम्यूनिटी बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। साफ सफाई में रहते 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 हमने भीतर के इम्यून तंत्र को खत्म कर दिया है। जब आप गंदगी में रहते हो तो उसके बहुत नुकसान होते हैं, पर एक फायदा ये होता है कि भीतर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और मनुष्य अब बहुत बहुत सैकड़ों सालों से सफाई में रहने लगा है। उसके लाभ हुए हैं, पर नुकसान ये हुआ है कि हम भीतर से कमजोर हो गए हैं। इतनी हमने हर चीज की वैक्सीनेशन ली है कि हमारे पास अब अपना भीतर से कुछ नहीं बचा है इम्यून। कैसे जियोगे? जैसे ही ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कोलैप्स करती है, हमारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जानी है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो मिलेगा नहीं और तमाम तरह के कंफर्ट्स भी नहीं मिलेंगे। दुनिया की 35% आबादी इस समय दवाइयों पर आश्रित है, जिसमें से 20% ऐसे हैं कि अगर उनको 1 महीने तक दवाई नहीं मिली तो मर जाएंगे। उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 1 दिन भी ना मिले तो शायद मर जाएं। जब पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड कोलैप्स करेगा तो फार्मेसीज में स्टॉकिंग कहां से हो जाएगी मेरे भाई? दवाइयों का प्रोडक्शन कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? डिस्पेंसेशन कैसे होगा? ये 35% आबादी जो दवाइयों पर आश्रित है, कैसे जिएगी?
और सेलिब्रिटीज नहीं मरने वाले जल्दी, वो सबका क्रियाक्रम करके जाएंगे। सारे फैंस की लाशों पर सेलिब्रिटीज रौंदते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी कोई इस समय क्लाइमेट डिजास्टर की बात ना कर रहा हो, सिर्फ उसका बॉयकॉट नहीं करो, उसको जितने तरीकों से गिरा सकते हो गिराओ। सर जैसे अभी आपने एक बात कही कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो फैंस की लाशों पर रौंदते हुए जाएंगे, तो इससे जुड़ा एक डेटा मेरे सामने था कि जिसको हम दुनिया का शीर्ष 1% कहते हैं, वो इस वक्त जो एमिशन कर रहा है उसकी वजह से आने वाले दशकों में अत्यधिक गर्मी और अन्य एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो होते हैं उसकी वजह से 13 लाख लोगों की मौतें होने वाली हैं। दुनिया के जो ये टॉप 1% एमिटर्स हैं, ये 13 लाख मौतों के जिम्मेदार हैं, लेकिन इन पर कोई एफआईआर नहीं होगी। इन्हें किसी अदालत में नहीं घसीटा जाएगा क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे सामने खड़े होकर गोली नहीं मारी ना। हमारा कानून और हमारी जनता इस बात का संज्ञान नहीं लेंगे कि इन्होंने ही जो लाइफस्टाइल जी, उस लाइफस्टाइल के कारण 13 लाख लोग मरे। 13 लाख लाशें हमारे सेलिब्रिटीज के द्वारा, और आप इन्हें पूज रहे हो। सारी बात जानते हो कहां पर आ रही है? सारी बात इस पर आ रही है कि चूंकि हमने उनको नहीं पूजा जो पूजने लायक थे, तो हमने बहुत गलत लोगों को आदर्श बना लिया। दो नतीजे हुए, पहले तो उन आदर्शों ने इतना कार्बन एमिशन किया, दूसरे चूंकि वो हमारे आदर्श बने तो हमने भी उनसे सीख करके खूब कंजम्पशन और एमिशन किया। ये हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो बात आती है वो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। जिसको सर पे बैठाना चाहिए था उसको हमने सर पे नहीं बैठाया। हमने हमारा मनोरंजन करने वालों को, दिल बहलाने वालों को सर पे बैठा लिया। हमने ये नहीं देखा कि किसका बोध कितना है, किसकी चेतना कितनी है, उसको सर पे बैठाएं। हमने ये देखा कि किसका बैंक बैलेंस कितना, उसको हमने सर पे बैठा लिया।